आपके साथ मैं अदिति त्यागी। आज बात करेंगे बीजेपी के मिशन साउथ की। एक ऐसा किला जिसे बीजेपी अब जीत लेना चाहती है। आप जानते ही हैं बीजेपी और जो विपक्षी गठबंधन है उसके बीच सियासी वार पलटवार चल रहा है और मिशन साउथ के तहत प्रधानमंत्री बहुत रेगुलरली साउथ जा रहे हैं। तमिलनाडु के वेल्लूर में उन्होंने जो बड़ी बातें कही आपको बता दूं, सीधे तौर पर डीएमके और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये दोनों पार्टियां करप्ट को बचाना चाहती हैं, भ्रष्टाचारी को बचाना चाहती हैं। परिवारवाद पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि एक फैमिली ने तमिलनाडु को लूटने का काम किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डीएमके और कांग्रेस नफरत और बांटने की राजनीति करते हैं, भाषा, क्षेत्र, आस्था के नाम पर बांटने का काम करते हैं। यह बड़ा आरोप प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस पार्टी पर लगाया। इसके अलावा राहुल गांधी का वो बयान जो कि शक्ति को लेकर दिया गया था, असुरी शक्ति का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि राहुल गांधी हिंदू आस्था की शक्ति को नष्ट करने की बात करते हैं और डीएमके भी यही करती है। आपको डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयान याद होंगे। कोड, कभी उसे कोड बताना, कभी उसे एचआईवी वायरस बताना, कभी उसे डेंगू बताना। इस तरह के प्रहार जो डीएमके के नेता थे उनके द्वारा किए गए थे असेंबली इलेक्शन जो कि कुछ महीनों पहले हुए। इसके अलावा बीजेपी और प्रधानमंत्री राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विपक्ष के रवैये को भी लगातार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर से कच्छातीव द्वीप जो है उस टापू का जिक्र किया और ये कहा कि दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक तक लोगों ने कच्छातीव द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया और उस द्वीप के पास भले ही उस समय कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो भी रही हो, लेकिन तब से अब तक हजारों की संख्या में गिरफ्तारी हुई है मछुआरों की। ऐसे में डीएमके और कांग्रेस की जो भी हमदर्दी है जनता के प्रति, दरअसल वो झूठी है। अब समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इस द्वीप को बार बार क्यों उठा रहे हैं। क्या बीजेपी अब तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहती है? एक बड़े लेवल पर अन्नामलाई के तौर पर उन्होंने एक नेता को खड़ा किया है जो कि जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज मिशन साउथ है बीजेपी के लिए, खासतौर पर जब बीजेपी ये कहती है कि इस बार 400 पार, उसी पर होगी बात। पहले रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच सियासी तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। 400 पार के टारगेट को लेकर पीएम मोदी खुद मोर्चा संभालते हुए जमकर प्रचार कर रहे हैं। दक्षिण मिशन को लेकर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर की चुनावी रैली में डीएमके पर करारा हमला बोला। पीएम ने कहा कि डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट है, पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने डीएमके पर लोगों को भाषा, क्षेत्र, आस्था के आधार पर बांटने का भी आरोप लगाया। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन क्राइटेरिया है। फर्स्ट, फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड, करप्शन, थर्ड, एंटी तमिल कल्चर। वहीं पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू आस्था की शक्ति को नष्ट करने की बात करते हैं। डीएमके की भी यही मानसिकता है। वे सनातन धर्म की बुराई और राम मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करते हैं। इंडिया के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग
एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। पीएम मोदी ने कच्चा तीवू द्वीप का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। बीते वर्षों में इस द्वीप के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए और गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। किस कैबिनेट में ये निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लाल कृष्ण आडवाणी का जिन्ना के मजार पर जाने का जिक्र करते हुए बीजेपी को घेरा। साथ ही नेताओं के पार्टी छोड़कर जाने पर कहा कि विपक्ष में रहने के लिए कलेजा होना चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। एक तरफ पीएम मोदी दक्षिण का किला फतह करने के लिए विपक्षी गठबंधन पर चुन चुनकर हमला बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से पलटवार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा है। सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सैयद जवाद, इस डिस्कशन की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा कि डीएमके हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही करप्ट यानी भ्रष्टाचार की हिफाजत करते हैं, उसे प्रोटेक्शन देते हैं। आपका जवाब? बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भ्रष्टाचारी जो है, कांग्रेस छोड़ करके, टीएमसी छोड़ करके, समाजवादी छोड़ करके या अन्य मुख्य विपक्षी पार्टी दल के जो लोग छोड़ के गए हैं, वो सारे भ्रष्टाचारी कहाँ गए? इस पर कई बार आदित्य डिस्कशन हो चुका है। अब तो मैं डिस्कशन इस मुद्दे के ऊपर चाहता नहीं कि करप्शन के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और जितने भी नेता हैं उनका सबकी एक ही जो है जगह है, वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। जितने भी लोगों पे करप्शन के आरोप हैं या भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सब जो है भाजपा में जाकर छुप जाते। लेकिन हैरत की बात यह है, अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक जो वक्तव्य सुन रहा था, वो ये था कि सनातन के अपमान की बात है ना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को उठाया भी बड़े जोर शोर से। और जो बातें कही गई उससे तो मैं सहमति नहीं रखता, लेकिन यही डीएमके थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन करा था और उनके स्वर्गीय दादा साहब, जिन्होंने जो अल्फाज कहे, और उनके पिताजी, उन्होंने बहुत सी कविताएं भी लिखी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करा। तो ये बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करा और उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी ने करा, सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? खेमचंद शर्मा से जवाब ले लीजिए। खेमचंद शर्मा से जवाब ले लीजिए। जय हिंद, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष एवं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मित्र, आप कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गठबंधन किया था सही या गलत था? उस समय डीएमके ये नहीं कहती थी कि सनातन को खत्म कर दो, सनातन एक डेंगू है, सनातन एक बीमारी है, सनातन पे इस तरीके से अटैक नहीं होते थे, आज हो रहे हैं। और कांग्रेस चुप है। आपको कांग्रेस पूरी तरीके से डिस्टार्स बनी हुई है। एक सेकंड सैयद जवाद, लेट हिम फिनिश, आई विल गिव यू द फ्लोर बैक प्लीज। तो कांग्रेस इस तरीके से चुपचाप होके क्या दिखाती है कि उनकी मौन सहमति है। वो चाहते हैं कि इसी तरीके से चलता रहे। वो सनातन विरोधी हैं, ये सिद्ध हो चुका है। बार बार सनातन विरोध की बातें करते हैं, ये भी सिद्ध हो चुका है। एक प्राइवेट लिमिटेड फैमिली पार्टी है, ये भी सिद्ध हो चुका है। और तमिलनाडु की जो ओरिजिनल कल्चर है, हम सभी जानते हैं, हजारों साल पुराने मंदिर आज वहां पे प्रिजर्व हैं, हजारों साल की जो परंपराएं वो वहां पे प्रिजर्व हैं। लेकिन डीएमके उसको स्पॉइल कर रही है, डीएमके उसको बर्बाद कर रही है। डीएमके ने कसम खा ली है, सुपारी ले ली है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो सनातन वैल्यूज है, हमारी जो सनातन कल्चर है, उसको हम समाप्त कर देंगे। और तो और कांग्रेस और डीएमके ने मिलके हमारी जो भूमि है वो श्रीलंका को दान कर दी। तो ना तो ये वहां के लोगों के लिए है, ना डेवलपमेंट करते हैं, ना वहां के विकास के लिए है, ना ही वहां की संस्कृति के लिए। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपने परिवार का विकास करना है, अपने परिवार को पद देने, अपने परिवार का मेहमान करना है। बीजेपी की पिच साउथ में अपना उस दुर्ग को भेदने के लिए यही है कि परिवारों ने कंट्रोल किया
और विकास हुआ नहीं? ये जवाब आप मेरे से चाह रही हैं? जी जी, आप ही से जा रही हूं मैं, क्योंकि बीजेपी नहीं जी जी जी, देखिए, परिवारवाद के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी इस पर भी जवाब नहीं दे पाएगी। परिवारवाद क्या है, उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन एक्सप्लेनेशन दिया था परिवार सदन के के लोगों को अंदर गारंटी है कि उन- वही सीएम बनेगा, वही एक अध्यक्ष सेकंड, बनेगा, खेमचंद वही। शर्मा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिशन साउथ नहीं, है, इस पे आप मुझे लेने दीजिए ना जवाब। आपको वापस फ्लोर दूंगी, देखिए आप अपने बारे में बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस साउथ के किले को भेजना चाह रही थी, उनको लग रहा था तमिलनाडु से 39 सीटें आती हैं, और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का क्या हशर हुआ था जानते हैं। एक इनके पास कर्नाटक के अंदर साउथ का किला था, उसको भी जो है डहा दिया कांग्रेस ने। 28 सीटें आती थी, पिछली बार 26 सीटें लगभग जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जीता था। परेशानी ये है, वो चाह रहे हैं कि साउथ के अंदर जो 26 सीटें वहां रिपीट हुई थी वो दोबारा नजर नहीं आ रही। वहां पे जिस तरीके डीके शिव कुमार और सीतारमैया जी की जोड़ी काम कर रही है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परेशान है। वो चाह रहे हैं कि कुछ इधर का मोर्चा खोल करके उनको कुछ सीटें वहां से 4 से 5 सीटें मिल जाएं, जो मेरा आकलन कर रहा है कि 4 से 5 सीटों के ऊपर वो फाइट में है। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि हाँ, वहां पर 4 से 5 सीटों में फाइट में है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके के साथ इनका गठबंधन नहीं हो पाया। उनकी भी क्या आइडियोलॉजी है वो भी जानते हैं, वो जिस द्रविडियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो भी जानते हैं। इसलिए जहां से उम्मीद लग रही थी वो एक और गेस्ट को इस डिस्कशन में लाना, अनुराग नायडू हमारे साथ हैं। अनुराग, कैन यू हियर मी? यस यस जी नमस्कार। बताइए। मैं ये आपने सुन लिया, अभी आपने सुना सैयद जवाद ये कह रहे हैं, कांग्रेसी सपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए तो साउथ में जब मिशन साउथ की बात बीजेपी करती है तो सिर्फ एक ही जगह उम्मीद की किरण है, वो भी कर्नाटक है, लेकिन वहां पर भी कड़ी टक्कर मिल रही है। ये तो जोड़ी बता रहे, खैर उनके बीच टकराव की खबरें आती रही है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच। ऐसे में मिशन साउथ कितना बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, ये देखते हुए भी कि ये इस बार जो नारा है वो 400 पार का है। पहले 2024 के पहले एक बहुत बड़ा मिशन था, मिशन साउथ भाजपा के लिए हमेशा से रहा है, क्योंकि भाजपा एक मूलतः अगर आप देखेंगे भाजपा के नेता या ज्यादातर मेंबर्स पूरे हिंदी हार्टलैंड या नॉर्थ के थे। बट अभी ये सिचुएशन बदल चुकी है। 2014 में पिछले 6-7 सालों में मैं कहूंगा जितनी यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ में लगाई है उतनी किसी और बड़े नेता ने लगाई है। मैं तो चैलेंज के साथ ये कह सकता हूं कि इंडिया ने जो अलायंस है इसके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े भाषण देते, लेकिन राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी या सोनिया गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी का आप तुलना कर ली जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने जितनी यात्राएं साउथ में लगाई पिछले 6 महीनों में किसी ने नहीं लगाई ऑपोजिशन से। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि साउथ में अभी जो जिस तरह का एक्सेप्टेंस मिल रहा है भाजपा को, ये अनप्रेसिडेंटेड है। उसके कारण मैं बताऊंगा। कर्नाटका पिछले 2 चुनाव में यूनिलैटरली 1 से 2 से ज्यादा सीटें कभी ऑपोजिशन को मिली नहीं है, सारी सीटें भी भाजपा को होती है। तो कर्नाटका तो मैं बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि कर्नाटका यूनिलैटरली बहुत अति उत्तम मेजोरिटी से वोट करता है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात होती है। यहाँ पे आपको आश्चर्य की बात यह होगी कि भाजपा की सरकार आंध्र प्रदेश में बनने जा रही है, जहां पे उनका 2% भी वोट नहीं था। ये होने वाला है, अभी आप देखेंगे। दे आर इन अलायंस विद द टीडीपी एंड जनसेना, और टीडीपी एंड जनसेना में अलायंस भाजपा खुद होके नहीं गई। टीडीपी और जनसेना खुद दिल्ली आके एक हफ्ता बैठ के उन्होंने बोला है कि एनडीए में हम आना चाहते हैं, भाजपा को सरकार में रहने की जरूरत है आंध्र में, क्योंकि आंध्र का डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। तो भाजपा सरकार बनाने वाली आंध्र में, भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आने वाले आंध्र से, मुझे लगता है 4 से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आने वाले। तेलंगाना में जो आप वोट प्रतिशत देखेंगे, अभी जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ था तेलंगाना का, बीजेपी का वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, 15-16% वोट प्रतिशत। आप देखेंगे लोकसभा में जब मोदी फैक्टर रहेगा 28 से 30% का वोट प्रतिशत रहेगा, और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। मैं तो मतलब मुझे कोई संकोच नहीं, मैं कोई भाजपा का नहीं, बट एज एन एनालिस्ट आई वुड टेल यू, हाँ, कांग्रेस इज इंडियन रूलिंग पार्टी इन तेलंगाना, बट सेकंड लार्जेस्ट सीट्स इन, आप रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के रहने वाले हैं। ये 7 से 8 सीटें तेलंगाना में होंगी, जो कि आज तक अभूतपूर्व है, 7 से 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेलंगाना। सो आप मुझे बताइए, आंध्रा तेलंगाना ग्रो हो रहा है, कर्नाटक ग्रो हो रहा है, तमिलनाडु में ये नहीं कहूंगा कि मैं सारे सीटें जीतेंगे, बट
5 से 6 सीटों में बहुत अच्छी टक्कर है, बहुत फोकस लड़ाई है। और मुझे लगता है कि जो वोट प्रतिशत तमिलनाडु में अभी मिलने जा रहा है डबल डिजिट होगा फॉर श्योर, लेकिन वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगा। तो भाजपा को तो 1% वोट भी कभी नहीं मिला तमिलनाडु में, जहां पे भी डबल डिजिट 10 से 12%, 15% वोट की हम बात जब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिर तो मतलब आप देखेंगे इट इज अ पार्टी इज गोइंग टू कम टू पावर इन द नियर फ्यूचर। ये तो आई मीन एनीवन कैन टेल यू। तो मुझे लगता है इसमें 4 से 5 सीटों में जो फोकस है उसमें अगर 3 से 4 सीटें भी अगर कन्वर्ट होती है, मुझे लगता है वो अनप्रेसिडेंटेड ठीक है अनुराग, सिचुएशन ये है। काउंटर मिल रहा है केरला आपको में सैयद भी जवाद की तरफ से। एक सेकंड काउंटर लीजिए, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। जी। आपने सुना सैयद जवाद, इन्होंने सीधे तौर पर कहा जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर बार बार गए हैं और इस मिशन साउथ को उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। वो कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं इनरोड्स तेलंगाना में, वो देख रहे हैं इनरोड्स आंध्रा में, और वो ये भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में भी 4 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। देखिए, मैंने तो आपसे कहा जिन 4 चीजों के ऊपर फाइट में है, निकाल सकती भी है और फाइट में भी है, मैं इस चीज से गुरेज नहीं कर रहा, लेकिन जो सीटें घट रही हैं वो आपकी कर्नाटक के अंदर घट रही हैं। कर्नाटक के अंदर 10 से 12 सीटों का खुला नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। जब मैं आकलन पे बैठूंगा उसके ऊपर भी एक दिन डिस्कशन कर लीजिएगा। और उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर डेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा है। उसके बाद दोबारा अगर देखेंगे तो जो पश्चिम बंगाल की स्थिति बताई जा रही है, आपसे साउथ को लेकर बात कर रही हूँ, मिशन साउथ की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर एक नैरेटिव गढ़ा गया है। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि नॉर्थ और साउथ के बीच एक डिवीजन है। साउथ जो है वहां पर सो कॉल्ड बहुत ही एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, वही नॉर्थ इंडिया में ये नैरेटिव हमने देखा था असेंबली इलेक्शन में जब बीजेपी जीत गई थी। सनातनी और पता नहीं क्या क्या, गाय का गोबर और पता नहीं क्या क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, वो भूला नहीं होगा वोटर, वो उसे अच्छे से याद होगा। तो ये डिवाइड अगर किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की थी तो उसमें सैयद जवाद, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उसका रोल बहुत बड़ा था। और ये डिवाइड, इसे लेकर भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बार बार कहा कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। पहले जल्दी से सैयद जवाद 20 सेकेंड्स, उसके बाद अनुराग नायडू, फिर दे रही हूँ खेमचंद शर्मा आपको फ्लोर। देखिए, जो ऐसी टिप्पणियां थी मैं उसका खुद तौर पे समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ जो आपकी द्रविडियन आइडियोलॉजी से निकले हुए लोग थे, चाहे एआईडीएमके ने इनके साथ गठबंधन क्यों खत्म करा, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही बता पाएगी। नहीं देखिए, मैं आज बात जो आपसे कर रही हूँ, देखिए वो आप आइडियोलॉजिकल सवाल उठा रहे हैं, मैं आपसे क्या कर रही हूँ सैयद जवाद। आज की तारीख में बीजेपी, अनुराग नायडू को आपने सुना, अगर अनुराग में गलत नहीं तो करीब करीब 15 सीटें आप बता रहे हैं ना साउथ से बीजेपी निकाल रही है, कम से कम 15 तो आप बोल रहे हैं। आप तो कर्नाटक में बड़ा नंबर दे रहे हैं, मैं तो फिर भी उसको कम कर रही हूँ। नहीं, कर्नाटक में तो मैं 25 से ज्यादा सीटें कहूंगा। कर्नाटक में 25, तो रफली कितना एस्टिमेट है आपका साउथ से बीजेपी की सीटों का? सीट, और आंध्र में 4 से 5 सीट। तो रफली हम कितना आप रफली ये नंबर कहां पर लगा रहे हैं? व्हाट वुड बी योर फिगर? 40 से 45 सीटें भाजपा की साउथ से आने वाली है इस बार। ठीक है, 40 से 45 सीटों की बात करें। सैयद जवाद 20 सेकंड, खेमचंद शर्मा उसके बाद प्लीज। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के अंदर हो सकता भाजपा 12 से 13 सीटों के अंदर समझ जाए, कर्नाटक के अंदर आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर यहां देखेंगे तो 5 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फाइट में है, इसमें कहने में गुरेज नहीं। और आपका उधर बता दूं, तेलंगाना के अंदर जिन 3 सीटों के ऊपर फाइट थी, अभी खास तौर पे जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न, कांग्रेस के फेवर में ज्यादा लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर वहां के काम कर रहे हैं उनके बीच लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अभी भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की वहां पे जरूरत है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी, मुझे लगता है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, जवाब लीजिए। खेमचंद शर्मा ये कह रहे हैं 2 सीएम कर्नाटक में, बहुत ज्यादा कर्नाटक में करीब 1 साल में। वापस दूंगी अनुराग, आपको फ्लो दूंगी। एक बार बीजेपी स्पोक्स पर्सन का एक कमेंट लेना, उसके बाद वापस फ्लो दूंगी। कर्नाटक में इनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। कह रहे दोनों सीएम्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। डीके शिव कुमार बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं कर्नाटक में, और वो कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं वो हमने पॉइंट, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन वी हैव सीन। तो ये कह रहे हैं कि मिशन साउथ आपके लिए इम्पॉसिबल है। देखिए, सिख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। पिछली बार भी इन्हीं की सरकार थी कर्नाटक में, जब 2019 में इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? 25 जीते। अब हम 28 की 28 सीट जीतेंगे, ये निश्चित है। और कर्नाटक पूरी तरीके से आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा है, और उस सरकार के साथ नहीं खड़ा जो हिंदुओं पे जजिया कर लगाती है, जो मंदिरों पे 10% जजिया कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं,
उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। वहीं आप तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में भी हमारी सरकार नहीं थी, टीआरएस बीआरएस की सरकार थी। आज आपकी सरकार है, लेकिन आपके सीएम भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएम साहब उनको सपोर्ट करते रहे, वो चाहते हैं कि पीएम साहब उनको गाइड करते रहे, जब वो खुद जानते हैं कि उनका उसमें जो गलत क्या नेतृत्व है वो पीएम वो साहब तो को खुश होना चाहिए ऐसे टाइम पर जब स्टेट और मैं तो कह सेंटर रहा के हूं, बीच मैं टकराव कह की रहा बात हूं, की जाती है। ही वांट्स टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। that's fine. That is what I'm saying. He doesn't have a belief in their leadership. He has a more respect and support for the PM. It नहीं, ये always आप shows कि मोर आपका व्यू पॉइंट है, क्योंकि अगर अपनी लीडरशिप के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता तो सीएम नहीं बने रहते अभी। आप ही के आरोप के मुताबिक अब तक उनका डब्बा जो है वो गोल कर दिया गया होता। तो अगर कोई एक शिष्टाचार के लेवल पे और अपनी स्टेट को आगे ले जाने के लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा आप पॉलिटिकल मायने निकाल रहे हैं, लेकिन कोई और जो है उसमें शायद उतने पॉलिटिकल मायने ना निकाले। समझिए, आपसे विनम्र अनुरोध है, वो भी जानते हैं कि लोकसभा में बीजेपी जीतेगी, वो विधानसभा में जीत गए हैं। कोऑर्डिनेशन में काम करना है और आने वाले समय में 11 में से कम 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जीतने वाली है। और तमिलनाडु में भी जबरदस्त प्रदर्शन एनडीए करने वाला है। हमारा वहां बहुत जबरदस्त गठबंधन हुआ है। अनुराग नायडू, मैं बैंगलोर से आता हूँ। कर्नाटक में किसी ने बड़ी मतलब खोल के बात कर 10 सीटें मुश्किल हो जाएगी। मैं एकदम बहुत बेसिक पॉइंटर देना चाहता हूँ। 2014 में भी 122 एमएलए कांग्रेस के थे। इंडिपेंडेंट सरकार कांग्रेस की 2013 में बनी थी कर्नाटक में। उस समय 2014 का पहला इलेक्शन जब प्रधानमंत्री मोदी नए थे, पूरा देश भी इस तरह से जानता नहीं था, तब भी भाजपा ने 17 सीटें 28 में से जीती कर्नाटक में। 2014 में जब 17 सीटें जीती, येदुरप्पा जी अलग लड़े थे। उसके पहले आपको देखा होगा पूरा माहौल एक अलग था, उनकी अलग पार्टी थी। आज येदुरप्पा जी फोर फ्रंट पे है। उसके बाद का 2019 का आप चुनाव देखेंगे तो 25 से ज्यादा सीटें भाजपा ने 28 में से जीती है कर्नाटक में। आज अगर आप देखेंगे येदुरप्पा जी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रिटायरमेंट से बाहर आके। तो एक मुझे आपको समझना होगा कि लिंगायत का जो बैकिंग है, आप हवे में कुछ भी बात कर सकते। 10 सीटें आपको पता नहीं कर्नाटक में, जिसने भी जो भी महाराष्ट्र जिन्होंने बुलाया उनको पता नहीं कुछ भी कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक अगर इक्वेशन देखेंगे, लिंगायत का जो वोट परसेंटेज देखेंगे, उतने भी अगर आ जाए ना तो आपके 9 से 10 सीट बनते नहीं है। 17 से 18 सीटों पे उनका यूनिलैटरल इन्फ्लुएंस है। तो बीजेपी 20-22 या 23 से कम सीटें तो किसी भी हालत में कर्नाटक में नहीं। मैं तो और एक बात खोल के बता दूं, कांग्रेस की एक पॉलिसी थी, मैं कोई कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा, मैं आपको बस एनालिसिस दे रहा हूं। कांग्रेस की एक पॉलिसी है कि एक घर पे 2 पद नहीं देंगे, लेकिन कर्नाटक में ऐसे कई सीटें जो लोकसभा की कांग्रेस की देनी पड़ी, परिवार में जिसके पिता मंत्री हो, जिसके घर पे कांग्रेस का सिटिंग मंत्री हो या एमएलए, उनको देना पड़ा, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस को मिल नहीं रहा कर्नाटक में। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कर्नाटक की। तो आप अगर रियलिटी देखेंगे तो कर्नाटक का आरएसएस का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, और ट्रेडिशनल वोट बैंक मोदी जी का कर्नाटक में। तो और ऐसे में जहां पे मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, मैं कहूंगा कि विश्व में ऑल टाइम हाई है। विश्व में, इंडिया में, विश्व में ऑल टाइम हाई है। नहीं पता ऐसे मोदी जी को आप कर्नाटक में बोलेंगे 10-12 सीटों में सिमट जाएंगे, तो मुझे तो हंसी आ रही है आप पे कि पता नहीं आपने कहां से ये सब ज्ञान आप लेके आते हैं। जवाब 20 सेकेंड्स प्लीज, क्लोज करना मुझे शो। 20 सेकंड। आदित्य, जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो पूरी कमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह साहब ने अपने हाथ में ले ली थी, और आपको पता था उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अल्फाज ये भी कहे थे कि बजरंग दल और बजरंग बली को मिलाने के बाद एक ध्रुवीकरण की राजनीति, पूरी प्रयोगशाला जिस तरीके से बनाने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। चुनी हुई सरकार थी कांग्रेस की और तमाम लोगों की मिला करके। समझाना चाहते हैं बीजेपी कहेगी लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो अलग होते हैं। और अनुराग, मुझे शो क्लोज करना है, एक्चुअली मेरे पास वक्त का अभाव है। मुझे पता है आपके पास बहुत सारे बिंदु हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं। शो में टाइम जो है वो मैं आई एम रनिंग आउट ऑफ दैट टाइम, सो थैंक यू सो मच। सभी का आभार, धन्यवाद।